हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे, 100 क्वेश्चन जो उड़ीसा डबल ए, इसमें उड़ीसा डबल ए में जो पेपर आएंगे ना, ये 100 इंटू फोर ऑप्शन को तो 400 क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। आपके 100 क्वेश्चन हो गए तो 400 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। तो आप किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं तो एग्री एस्पायर को जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि एग्री इंस्पायर जितना बड़ा बनेगा उतना ही आपको बेनिफिट्स पहुँचेंगे। ठीक है। तो ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पेपर फर्स्ट का आज हम सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और देखो कि किस तरीके से एनालिसिस है, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद ऑप्शन। ठीक है। लेट हो गया थोड़े से एरर हैं इनमें, क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ के आंसर्स में दिक्कत थी, तो अब उनको क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल क्लास लॉन्ग हो सकती है, तो उससे घबराना नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा, द पिट्स साइज फॉर propagation ऑफ वर्मी कंपोस्ट। क्या बोल रहा है? द पिट साइज ऑफ propagation ऑफ वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो उसका पिट साइज कितना होता है? तो 10 मीटर से 3 मीटर इंटू 1 मीटर होता है। इसका पिट साइज कितना होता है? 10 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 1। ठीक है, ये इसका पिट साइज होता है जो प्रोपोगेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट होता है। ये तो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये लाइन टू लाइन दिया हुआ है, इसमें ब्रीफ में नॉलेज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 1 होता है। मतलब मैं इसका इसका सोर्स भी देख के आया हूँ, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन टिक किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं। सेकंड हम बात करेंगे, द प्लांट डिजीज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ प्रोग्रेसिव डेथ। द सिम्टम ऑफ प्रोग्रेसिव डेथ, शॉर्ट्स, ब्रांचेस, रूट्स। ठीक है ना। स्टार्टिंग एट टिप्स इज, जो डिजीज होती है जो शोइंग करती है सिम्टम में प्रोग्रेसिव डेथ करती हैं, जो शूट्स, ब्रांचेस, रूट स्टार्टिंग एट टिप्स पे, जो टिप्स पे लगती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो डाइबेक इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी डाइबेक इसका राइट आंसर है। तो डाइबेक क्या होता है? जिसमें जो टिप पे होती है, जो शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं जो टिप पे होंगी, जो अपने रूट स्टार्टिंग में जो जो होती है, जिसमें डेथ डेथ जैसी सिम्टम्स हमें दिखते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया डाइबैक। अब अब फ्लैग क्या होता है? फ्लैग होता है, ये एक स्मॉल डिस्कलर्ड होता है स्पॉट। ठीक है ना। एक स्मॉल स्मॉल डिस्कलर्ड स्पॉट होता है जो प्लांट लीफ और स्टेम पे अटैक करता है। ठीक है ना। ये डिजीज क्या होती है? फ्लैग डिजीज होती है, जो हमारी स्मॉल डिस्कलर्ड की स्पॉट्स की डिजीज होती है, और ये लेसन ऑन अ प्लांट, तो लीफ और स्टेम। ये फ्लैग हो गया। डाइबैक के ऊपर बात ही कर ली। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ प्लांट कॉल्ड और टिश्यूज। तो डेथ ऑफ प्लांट कॉल्ड एज टिश्यूज होता है, वो नेक्रोसिस कहलाता है। ठीक है। पिटिंग क्या होगा? पिटिंग होगा द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल डिप्रेस्ड एरियाज और पिट्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट ओरिजिन्स, ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट ओरिजिन्स। ये हो गया पिटिंग। चारों ऑप्शन क्लियर हो गया कि फ्लैग क्या होगा, डाइबैक क्या होगा। डाइबैक में क्या होता है? डेथ ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस, रूट स्टार्टिंग एट द टिप पे पता लग जाती है। नेक्रोसिस क्या होगा? डेथ ऑफ द प्लांट कॉल्ड इश्यू, टिश्यूज की बात हो गई। पिटिंग क्या होगा? पिटिंग होगा स्मॉल डिप्रेस एरियाज ऑन पिट्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है ना। क्लियर हो गया कि पिटिंग क्या हो गया। ये मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए, इसीलिए मेरी आवाज़ मतलब मेरी रिकॉर्डिंग को सुनना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ड्रॉप इज ऑल्सो नोन एज जून ड्रॉप। जो इसमें पूछ रहा है कि फ्रूट ड्रॉप को ऑल्सो नोन एज जून ड्रॉप करते हैं। इन चारों ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्री हार्वेस्ट ड्रॉप होगा, फर्स्ट ड्रॉप होगा या सेकेंड ड्रॉप होगा या थर्ड ड्रॉप होगा। तो अकॉर्डिंग टू जून ड्रॉप की बात करते हैं, वो थर्ड ड्रॉप होता है। कौन सा ड्रॉप होगा? थर्ड ड्रॉप होगा। ठीक है। क्या हो गया कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। क्या? ड्रॉप, ड्रॉप इज ऑल्सो नोन एज जून ड्रॉप, इसको थर्ड ड्रॉप बोलते हैं।
अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। एवोकाडो की फैमिली क्या है? लॉरेसी। लॉरेसी इसकी फैमिली है। एवोकाडो की फैमिली जो है लॉरेसी। ठीक है। अब मुझे ऑप्शन, अगर आप लोग देख रहे हैं तो माइट्रेसी की फैमिली बताओगे। जो माइट्रेसी फैमिली में कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, ये मुझे बताना आप ऑप्शन में। ठीक है। ये हो गया, एवोकाडो की फैमिली जो है इंपॉर्टेंट है, और ऐसी फैमिली इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं प्रेनोस्पोरा पिसी। प्रेनोस्पोरा पिसी इज अ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेनोस्पोरा पिसी जो है वो डाउनी मिल्ड्यू किसका है? ठीक है। पैनोस्पेरा पिसी जो डाउनी मिल्ड्यू है वो किसका है? वो है पी का। किसका है? पाइसम सटाइवम, पी का है। पैनोस्पोरा पिसी, पैनोस्पोरा पिसी। क्या पढ़ोगे? देखो, पी से पाइसम सटाइवम से प्राइनोस्पोरा पिसी डाउनी मिल्ड्यू जो है वो पी का है। ठीक है। ये हो गया। ये किसकी बात हो गई हमारी? ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5 के। सारे ऑप्शन को मैंने बताया कि हाँ, किस किस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हो गया। बिल्कुल, मतलब कुछ एक आध परसेंट गलती मान सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके आंसर राइट होंगे। तो आप इसको एनालिसिस पे देख सकते हो। एनालिसिस लेट आने का सेंस यही था कि इसको ब्रीफ में देना था, कि आपको पता हो कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल के बाद उसके क्वेश्चन कैसे थे, उसके ऑप्शन कैसे थे। ठीक है। तो इसकी बात हो गई। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डाउट है, लेकिन मैं बताता हूँ। पफ ड्राइंग मेथड इज यूज फॉर ड्राइंग फ्रूट्स ऑफ। पफ ड्राइंग मेथड इज यूज फॉर ड्राइंग फ्रूट ऑफ। तो ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है सिट्रस, ऑप्शन सी है बनाना, और ऑप्शन डी है मैंगो। जो पफ ड्राइंग होती है ना, सबसे पहले ये देखो, पफ ड्राइंग क्या होगी? पफ ड्राइंग जो होती है वो फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग हॉट एयर और वैक्यूम एट 40 टू 60 डिग्री टेम्परेचर। कितना? 40 टू 60 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है। रिमूविंग जस्ट इनफ वाटर टू गेट इफ सॉफ्ट बट नॉट क्रिस्पी। ठीक है। पफ ड्राइंग मेथड जो है, अब पूछा क्या, ये तो पफ ड्राइंग की बात कर ली हमने, क्या होता है, किस टेम्परेचर पे रहता है। लेकिन पफ ड्राइंग किस में होता है? ऑप्शन बी सी डी में लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर बनाना होगा, सर मैंगो होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो मेरा सोर्स फॉलो करता है, जो मैंने किया, उसका इसका आंसर होगा सिट्रस। इसका राइट आंसर होगा सिट्रस। ठीक है। तो पफ ड्राइंग मेथड इज यूज फॉर ड्राइंग फ्रूट्स। किसके लिए? ड्राइंग फ्रूट्स के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द आपको बता रहे हैं सोर्सेज, बनाना भी बताएंगे। बाकी आप लोग अपना कमेंट में बताना कि क्या राइट है क्या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग पफ ड्राइंग जो मेथड है वो सिट्रस में यूज किया जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 तक होपफुली सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। गॉट इट। आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। क्राउन गॉल इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ। क्राउन गॉल इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ। क्राउन गॉल डिजीज जो है वो रोज में होती है। किस में होती है? ऑर्चिड में नहीं होगी, एस्टर में नहीं होगी, जैस्मिन में नहीं होगी, वो रोज में होगी। तो ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज है। कौन सी डिजीज है ये एक कौन सी डिजीज है? ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज है। ठीक है। सॉइल बॉर्न डिजीज है। उसके बाद इसका जो साइंटिफिक नेम है, उसको एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम बोलते हैं। और ट्यूमे फे, फे, फैशी फैसिनस, ठीक है ना, ट्यूमे फैसिनस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबे फैसिनस कहते हैं। जो क्राउन वॉल का साइंटिफिक नेम है ना, वो है इसी, तो सॉइल बॉर्न डिजीज है। उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एग्रोबैक्टीरियम। अब आप सुनते रहो, लिख लो। ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूब में फैसिनस, ट्यूब में फैसिनस है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूब में फैसिनस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको राइजोबैक्टीरियम राइजोवेक्टर भी बोलते हैं। इसको राइजोवेक्टर भी बोलते हैं। क्राउन गॉल बैक्टीरियल डिजीज है, जो सॉइल बॉर्न डिजीज है, जो रोज में होती है। ठीक है। इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमे फैसिनस बोलते हैं, ट्यूबे फैसिनस बोलते हैं। ठीक है ना, ट्यूबे फैसियस बोलते हैं।
उसके बाद इसको राइजोबियम राइजोबैक्टर बोलते हैं। दो नाम है इसके, क्राउन गॉल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज हो गई, क्लियरली बता दिया। ठीक है, तो आपको इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म से पूछें, सबसे पहली बात बैक्टीरियल है, सॉइल बॉर्न डिजीज है, इसके दोनों ऑप्शन, इसको ऑल्सो नोन एज में क्या बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, गॉट इट। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो द इन द In the past, which one of the following was used as a replacement to naturally release ethylene to enhance the ripening of fruit? ठीक है ना, फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कि इसमें क्या ऑप्शन होगा। अब आप देखो पढ़ो कि क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरली रिलीज इथाइन, ठीक है ना, इथिलीन इनहेंस द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। मैंगो में क्या यूज़ करते हैं, कैसे घर में कहते हैं ना कि वो गर्म होता है, कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं ना, कार्बाइड लगा हुआ, इसको 2 घंटे पानी में डाल दो तो ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड की बात कर लें तो ये हो इसका, इसको बोलते हैं सी ए, क्या बोलते हैं, CaC2। ठीक है ना, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है मैंगो में। किसके लिए, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तभी बोलते नहीं है कि मैंगो आप मार्केट में लेने जाओ तो बोलते हैं मैंगो क्या है, कार्बाइड वाला मैंगो आ रहा है, तो जो 2 घंटे पानी में भिगोया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो जब पका के रखा जाए तो 2 घंटे बाद उसको जब वो ठंडा हो जाए तब उसको खाना चाहिए। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaC2। क्या होता है, CaC2 होता है। अब हम एथिलीन गैस की तो अब बात ही कर लो कि एथिलीन गैस तो वो एक नेचुरल राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, एथिलीन गैस का इसमें यूज़ हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बन कार्बन डाइसल्फेट। ठीक है ना, अब जैसे कार्बन डाइसल्फेट इसका अपना अपना अलग अलग यूज़ है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन गैस इसका अलग यूज़ है। तो मेनली मैं बात करूँ, जैसे आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको एसिड इंडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना, जो अपसेट स्टोमच हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड का यूज़ किस में जाता है, पेपर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किस में जाता है, एडिशन ऑफ प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो हर जगह है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए, इसमें 2-3 डाउट थे कि ऑप्शन बी सर होना चाहिए, एथिलीन गैस। एथिलीन कहते हैं, क्वेश्चन पूछो कि विच वन ऑफ फॉलोइंग वाज यूज्ड एज रिप्लेसमेंट टू नेचुरली रिलीज एथिलीन टू इनहेंस द राइपेनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है ना, मतलब वो पूछ रहा है यूज रिप्लेसमेंट टू नेचुरली रिप्लेस एथिलीन, मतलब नेचुरली रिप्लेस करते हैं हम एथिलीन को, तो कि राइपनिंग फ्रूट्स में यूज़ किया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो आर्टिफिशियल हमारे उसके लिए, राइपनिंग के लिए। ठीक है ना, CaC2। होपफुली आपको 8 क्वेश्चन तक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एकदम बढ़िया से बता दिया है कि क्या है ऑप्शन, क्या है, किस तरीके से है, बहुत क्लियरली आपको हर चीज़ पता लगती चल रही होगी। ठीक है, हो गया ना क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मेरी आवाज़ आवाज़ सबको सब कुछ बढ़िया आ रही होगी ना। तो हाइपोबैरिक स्टोरेज, हाइपोबैरिक स्टोरेज, हाइपोबैरिक स्टोरेज refers to the storage of fruits and vegetables under। ठीक है, क्या हो गया कि हाइपोबैरिक स्टोरेज रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अंडर। ठीक है ना, किसके अंडर आती है ये आती है हमारी रेड्यूस एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऑप्शन ए किस में आती है, रेड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो स्टोरेज होती है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंडर आती है स्टोरेज में, तो रेड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यूज़ किया जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है ना, एरल इज द एडिबल पोर्शन ऑफ विच फ्रूट। जो एरल है वो किसका जो है वो एडिबल पोर्शन है, जो एरल, इंपॉर्टेंट है ना एरल। एरल जो है वो मैगस्टीन का है, क्या ना, किसका, मैगस्टीन का। किसका है, मैगस्टीन का। एरल इज द एडिबल पोर्शन ऑफ विच फ्रूट,
पूछ रहा है ना, तो मैगस्टीन एप्पल का होगा नहीं, पियर का होगा नहीं, ग्रेप्स का होगा नहीं। तो एरिल का जो राइट आंसर है वो है मैगस्टीन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 की, मैनी ऑफ द फंगी विच कॉजेज पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बिलोंग टू द फाइलम। ठीक है ना, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बिलोंग टू द फाइलम में होती है वो किस में होती है, वो होती है एसो माइकोटा, एसो माइकोटा में होती है। किस में होती है, एसो, जो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बिलोंग करती है। क्या, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज किस में बिलोंग करती है, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज जो है वो हमारी एज एजो माइकोटा में करती है, एजो माइकोटा में करती है। और जाइगो माइकोटा में क्या करता है, जाइगो माइकोटा में, जाइगो माइकोटा में क्या होता है, राइजोफस होता है जो ब्लैक रॉट होता है, फ्यूअर केसेस में पोस्ट हार्वेस्ट इशू में होता है। ठीक है ना, इंक्लूड्स राइजोफस, ब्लैक रॉट, बट फेवर कॉजेस पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज में, अगर हम जाइगो माइकोकोटा की बात कर लें। और हम अगर और इसके बाद बात करते हैं वेसिडियो माइकोकोटा की बात कर लें, तो वेसिडियो माइकोकोटा क्या होता है, रियरली कॉजेस पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज होती है, मेनली सॉइल पैथोजेंस में लगती है। तो वेसिडो माइकोकोटा मेनली सॉइल पैथोजन में लगती है। और समझते चलिएगा कि जाइगो माइटोकोटा क्या बता रहा हूँ और वेसिडो वेसिडो माइकोकोटा क्या होता है। तो वेसिडो माइकोकोटा क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज होती है, मेनली सॉइल पैथोजन में लगती है। ठीक है, और ग्लो ग्लोमेरोमाइकोकोटा, ठीक है ना, ग्लोमेरोमाइकोकोटा क्या होता है, ग्लोमेरोमाइकोकोटा जो है फर्स्ट प्लांट्स रूट साइम्बायोसिस साइम्बायोसिस माइकोराइजी नॉट फ्रूट रूट पैथोजन। ठीक है ना, जो ये क्या होती है, ये होती है प्लांट रूट्स सिम्बायोसिस होता है, माइकोराइजिम होता है। ठीक है ना, सिम रूट सिम्बायोसिस हो गया और माइकोराइजी हो गया, नॉट फ्रूट रूट पैथोजेंस में होती है। ठीक है, चारों ऑप्शन ब्रीफ में बताएं बहुत अच्छे से, क्लियर हो गए होंगे कि जाइगो माइटोकोटा किस में हो जाती है, कि होते तो हैं लेकिन ये जो है फेवर कॉसेज में होता है। ठीक है, जाइगो और बेसिडियो मेनली सॉइल पैथोजन, और जो ग्लाइकोमाइसोकोटा होगा ये जो है नॉट फ्रूट रूट पैथोजन हो जाता है। क्लियरली हो गया होगा, तो क्लियर तरीके से ऑप्शन के साथ ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है, T9 तेरह 4 कल्पी 6 भाग गया। ठीक है, भाग गया एंड B1 वैरायटी किसकी है, T3 तेरह 4 कल्पी 6 भाग गया, B1 और वैरायटी ऑफ, किसकी वैरायटी है ये वैरायटी है हमारी, ये वैरायटी है हमारी, ना स्वीट पोटैटो की है, ना नाइगर की है, ना ग्राउंड नट की है, ये कैस्टर की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, हमारी कैस्टर की। हम्म, समझ गए आप लोग, ये चारों वैरायटी जो पांचों वैरायटीज हैं वो हमारी किसकी वैरायटीज हैं, वो हमारी कैस्टर की वैरायटीज है। ठीक है, ये डिवाइन डिवाइन इज अ डिवाइन क्या है, डिवाइन एक जो है वो बायो हर्बिसाइड। ठीक है ना, डिवाइन क्या है, डिवाइन एक बायो हर्बिसाइड है। ठीक है, एक मुझे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना कि केमिकल फर्टिलाइजर का एक एग्जांपल मुझे कमेंट्स में चाहिए, बायो फर्टिलाइजर का एक एग्जांपल मुझे कमेंट में चाहिए, पेस्टिसाइड का मुझे एक एग्जांपल कवर्ड कमेंट सेक्शन में चाहिए। तीनों के मुझे एक एक एग्जांपल बताओ। और बायो हर्बिसाइड तो वो डिवाइन है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, डिवाइन जो है एक बायो हर्बिसाइड है। मुझे ये ऑप्शन में चाहिए क्योंकि मैं भी तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूँ ना, जब मैं आपके लिए पूरा ब्रीफ में नॉलेज लेके आया हूँ तो आप, मेरा भी हक बनता है कि मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताना, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से, तो मुझे तीनों ऑप्शंस के एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो कलीपट्टी, वंजीत, ढोला, दीवानी, कलीपट्टी, वजीद, ढोला, दीवानी जो है वो वैरायटी है सपोटा की।
ढोला आ गया ना तो मैं समझ गया कि ये सपोटा ही है, सपोटा की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? सपोटा की वैरायटी है। काली पट्टी, बंजीत, ढोला, दीवानी, ठीक है ना, दीवानी। ढोला दीवानी जो है वैरायटी किसकी है? ये हमारी है सपोटा, चीकू की है। किसकी है? चीकू की। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अपेडा, अपेडा इज अ statutory body establishment by the government of India under the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act passed on the Parliament in। तो जो गवर्नमेंट का अपेडा का जो एक्ट है ना, वो कब पार्लियामेंट में पास हुआ? तो वो पार्लियामेंट में पास हुआ दिसंबर 1985 में हुआ। कहीं कहीं ऑप्शन में 1986 भी दिया होता है, बट अपेडा की साइट पे जो है 1985 दिखा रहा है। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो 1985 है। ठीक है। अब मुझे बताओ अपेडा जो है, अपेडा क्या वर्क करता है? अपेडा एक्सपोर्ट्स में हेल्प करता है। ठीक है। अपेडा जो है वो हमारे फूड प्रोसेसिंग, जैसे डेयरी हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, प्रोसेसिंग फूड्स हो गए, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसके प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है, इसकी लेबलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री कवर करती है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज करती है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि अपेडा की मिनिस्ट्री क्या है? अपेडा की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अपेडा की मिनिस्ट्री है, यही है ना, मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। क्लियरली हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया, किस तरीके से अपेडा वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका एक्ट कब आया? इसका एक्ट आया 1985 में। 86 भी दे देते हैं कहीं ना कहीं, बट बिल्कुल राइट आंसर जो है वो 1985 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करेंगे 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16 क्वेश्चन में बोल रहा है कि येलो स्टैम्प बोरर, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? येलो स्टैम्प बोरर, येलो स्टैम्प बोरर को इस येलो स्टैम्प बोरर को क्या कह रहा है वो? स्ट्रेप्टोफेगस स्टेलियस, ठीक है ना, स्टेलियस। डैमेजेस ऑफ द क्रॉप, जो येलो स्टेम बोरस है, वो स्ट्रेप्टोफोगस स्टेलियस जो है वो डैमेजेस द क्रॉप। किसको डैमेजेस कर रहा है? किस क्रॉप को करता है? वो राइस को करता है। येलो स्टेम बोरर जो है वो राइस को डैमेजेस करता है। ठीक है। किसको कवर कर रहा है? राइस को कर रहा है। सोयाबीन, मस्टर्ड, मेज को नहीं करेगा, वो करेगा येलो स्टेम बोरर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जगह इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी पूछ लेते हैं, कई बार ऑप्शन भी दे देता है, कई जगह राइस नहीं देता है ऑप्शन में, कई जगह उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी ऑप्शन में दे देता है। तो आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। 16 क्वेश्चन तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं किसकी? एन इंस्ट्रूमेंट यूज, 17 क्वेश्चन की बात करेंगे। एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर estimating cloud amount and height is known as। ठीक है ना। तो कह रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एस्टिमेटिंग क्लाउड, एस्टिमेटिंग क्लाउड के अमाउंट की हाइट, जो अमाउंट और हाइट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम काइरोमीटर। क्या बोलते हैं? काइरोमीटर। वन वर्ड में क्या बोलते हैं उसको? काइरोमीटर बोलते हैं। An instrument used for estimating cloud amount and height is known as gyrometer। इंपॉर्टेंट है, न्यू भी है, और मोस्टली लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ के लिए नया भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 18 क्वेश्चन की बात कर देता हूँ। ऑल लैंड्स विद ट्रीज, ऑल लैंड्स विद ट्रीज कवर ऑफ कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 10% एंड 40%। तो 10% एंड 14% की बात कर लेते हैं, जो ओपन फॉरेस्ट हो जाता है। 10 से 14 जो है ओपन फॉरेस्ट हो गया। स्क्रब की बात कर लेते हैं। स्क्रब जो है
वो लेस देन 10% कैनोपी डेंसिटी होगी। कितनी होगी? लेस लेस देन 10%, लेस देन 10% हो गया। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 14 टू कैनोपी डेंसिटी 14 to 70%, कितनी हो गई? 14 to 70%, 14 to 70% होगा। नॉन फॉरेस्ट क्या होगा? नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना, कैटेगराइज्ड वेरी डेंस, ठीक है ना, मॉडलिटी डेंस ओपन स्क्रब। नॉन फॉरेस्ट की कोई भी वो नहीं होती है, मतलब इसको जो है क्लासिफाइड, नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। तो पहला क्या हो गया? 10 से 10 to 40%, लेस देन स्क्रब लेस देन 10% हो गया। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है 40 to 70%। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम वाली क्लास है, एक एक ऑप्शन को मैंने ब्रीफ में बताया है, एक एक चीज़ों को मैंने बताया है क्लियरली, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। 100 into 400 क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, सजेशन दो, सपोर्ट करो, और चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहा है, और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक क्लियर हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लेंट into the culture medium is known as, transfer of explant into the culture medium is known as, तो इनोकुलेशन। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है? इनोकुलेशन। स्टरलाइजेशन अलग होता है, प्रोपोगेशन अलग होता है, और सब कल्चरिंग अलग होता है। तो ट्रांसफर टू एक्सप्लेंट इनटू द कल्चर मीडियम इज नोन एज इनोकुलेशन। ठीक है ना, इनोकुलेशन इसका राइट आंसर है, कि जो ट्रांसफर एक्सप्लेंट करता है कल्चर मीडियम में, उसको इनोकुलेशन बोलते हैं। गॉट इट? फिर आगे बढ़ता हूँ, 19 क्वेश्चन तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द स्पीसीज विच आर द स्पीसीज विच आर कंसीडर्ड more important in determining the presence of many other species in the ecosystem as, ठीक है ना, इकोसिस्टम एज। तो की स्टोन स्पीसीज होगी इसकी, क्या होगी? की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज क्या करती है? ये कंसीडर करती है इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेटिंग प्रेशर मैनी अदर स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम को। ठीक है, देखो ये इकोसिस्टम से भी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा अलग हट के आ गया इकोसिस्टम से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, और थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। पेपर का लेवल थोड़ा सा ट्रिकी और अलग टाइप का है पेपर, मतलब जो लास्ट ईयर का पेपर था उससे ये ईयर जो 2026 19 फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ये पेपर थोड़ा सा इससे अलग है। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 तक बात हो गई। हम 21 की बात करते हैं। 21 की बात करेंगे तो ऑफसेट रिफर्स टू लेटरल शूट द डेवलप फॉर मेन स्टेम। जो ऑफसेट रिफर्स होता है ना, ऑफसेट रिफर्स होगा, उसको लेटरल शूट्स द डेवलप फ्रॉम मेन स्टेम की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया ना। उसको मॉडिफाइड द स्टेम बोल सकते हैं। शूट दैट अराइजेस फ्रॉम बर्ड और रूट्स की बात करते थे। सोयल बेसिस ऑफ स्टेम की भी बात हम नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर होगा इंटरनल शूट दैट डेवलप्ड फ्रॉम मेन स्टेम ऑफ ऑफसेट रिफर्स की बात करें। रेड रस्ट ऑफ टी, 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी जो है वो एल्गी, एल्गल डिजीज, एल्गी डिजीज बोल सकते हो, एल्गी डिजीज है। ठीक है, एल्गी डिजीज है। तो तो इसका जो वो होगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा?
चिलोफोरस पैरासिटिशियस पैरासिटिशियस होता है, ठीक है ना। तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बोलता हूँ कि चलो चैलो रो चैलोरोरस पैरासिटिशियस, जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है रेड रस्ट ऑफ टी का एल्गल डिजीज है, ठीक है ना। और वेरीसेनेंसिस, कहीं ना कहीं इसका जो स्पीसीज है वो वेरीसेनेंसिस भी बोल सकते हैं, पैरासिटिशियस भी बोल सकते हैं, वेरीसेनेंसिस भी हो सकती है, पैरासिटिशियस भी हो सकती है। तो, तो इसका जो चैलो फेलोशियस पैरासिटिशियस या वेरेचरी या फिर वेरेसिनियस भी बोल सकते हैं इसको, रेड रेस्ट ऑफ टी। तो ये आपका एलिगल डिसीज हो गई, ठीक है ना, क्लियरली बता दिया है। इससे ज़्यादा बाहर पूछ ही नहीं सकता वो। हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो केमिकल सिल्क इज मेड, केमिकल सिल्क केमिकल सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन, केमिकल सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन। किससे मेड होता है, किससे मेड करता है वो, प्रोटीन। केमिकल सिल्क जो है वो क्या मेड करता है, वो एक प्रोटीन करता है। वो एक हेमी हेमी सेलुलोज नहीं करेगा, लिपिड्स नहीं करेगा, सेलुलोज भी नहीं करेगा, वो एक प्रोटीन करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं। आगे बढ़ता हूँ। तो आगे कह रहा है द डाइवर्सिटी with the the diversity within within a particular area or ecosystem and expressed by number of species in that ecosystem, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो पर्टिकुलर एरिया इकोसिस्टम एंड एक्सप्रेस बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट इकोसिस्टम, जो मतलब हमारी डाइवर्सिटी होती है, जो पर्टिकुलर एरिया इकोसिस्टम नंबर ऑफ स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, तो अल्फा डाइवर्सिटी की यहाँ पे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी, जैसा कि बता दिया कि इकोसिस्टम एक्सप्रेस नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट दैट इकोसिस्टम हो गया। और बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी, बीटा डाइवर्सिटी दिस मीजर द डिफरेंस टर्नओवर स्पीसीज, ठीक है ना, कंपोजिंग बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम और हैबिट्स अलोंग द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, ठीक है ना। ये बीटा डाइवर्सिटी की बात हो गई। किसकी बात हो गई, बीटा डाइवर्सिटी की बात हो गई। और गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, गामा डाइवर्सिटी होती है द रिफर्स टू द टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी अक्रॉस अ लार्ज लैंडस्केप लैंडस्केप जियोग्राफिकल रीजन इन 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 पासिंग मल्टीपल डिफरेंट इकोसिस्टम, ये गामा डाइवर्सिटी की बात होगी। और थीटा थीटा डाइवर्सिटी की बात क्या होगी, इट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक टर्म यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेजर, ठीक है। अल्फा की बात कर ली, बीटा की बात कर ली, गामा की बात कर ली और थीटा की बात कर ली, ठीक है। तो अगर बीटा गामा थीटा से भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि किसको किस में करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम वन वर्ड्स में बात करें तो अल्फा अल्फा एक होमोजीगस एरिया को इकोसिस्टम में हम कवर करते हैं, जो स्पीज सबसे ज़्यादा स्पीज रिचेस होती है, ठीक है। बात कर ले बीटा में क्या करते हैं, बीटा में हम बात करते हैं उसके हैबिट इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन कंपोजिटिंग मल्टीपल डिफरेंट इकोसिस्टम की बात करते हैं, गामा में बात कर लेते हैं, ठीक है। और थीटा डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे तो थीटा डाइवर्सिटी नॉट ए स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद वाइडली रिकॉग्नाइज साइंटिफिक टर्म यूज की बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेजर की बात हो गई। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं ब्रीफ में, कि अब आप कभी बीटा गामा थीटा अल्फा में कंफ्यूज नहीं होंगे। गॉट इट, आगे बढ़ता हूँ।
हो गया। आप आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? इसका अल्फा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि पिंचिंग, ठीक है ना, पिंचिंग इज अ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ। तो पिंचिंग जो है वो कॉर्नेशन में होती है। किस में होती है? ना तो जैस्मिन में होगी, ना एंथ्रम में होगी, ना क्राइसेंथेमम में होगी। तो ये पिंचिंग ऑप्शन सी कॉर्नेशन में होती है। पिंचिंग क्या होती है? पिंचिंग को स्टॉपिंग भी बोलते हैं। पिंचिंग को क्या बोलते हैं? पिंचिंग को बोलते हैं स्टॉपिंग। स्टॉपिंग। अगर पिंचिंग की जगह स्टॉपिंग लिख के आ जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। पिंचिंग को स्टॉपिंग बोलते हैं। एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कॉर्नेशन, ठीक है ना। रिमूव हेड ऑफ दिस मेन स्टेम एट एन अर्ली स्टेज में करते हैं। इनहेंस द मोर नंबर ऑफ साइड शूट्स, इनहेंस मोर नंबर ऑफ द साइड शूट। पिचिंग शुड बी डन बिलो 6 नोट। पिचिंग जो है वो किस कार्नेशन में 6 नोट पे करते हैं, जाके किस 6 नोट पे करते हैं। जब हम 6 नोट की बात करते हैं तो पिचिंग और स्टॉपिंग, स्टॉपिंग बात एक ही है ना, 6 नोट पे करते हैं। तो सिंगल पिचिंग मेथड जो है फॉर गेटिंग अर्ली क्रॉस में, जो सिंगल पिचिंग मेथड यूज किया जाता है फॉर गेटिंग अर्ली अर्ली क्रॉप में, फॉर गेटिंग अर्ली क्रॉस में यूज किया जाता है पिचिंग, पिच एंड हाफ। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, पिच एंड हाफ अगर यूज करते हैं तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर के लिए हमें यूज करना पड़ता है कॉर्नेशन में। होपफुली आपको पिंचिंग स्टॉपिंग समझ में आ गया। को पिंचिंग स्टॉपिंग दोनों एक ही चीज़ है, कॉर्नेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी, जब भी सक्सेसफुल प्रोडक्शन की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। हेड एंड द मेन स्टेम ऑफ अर्ली स्टेजेस की बात कर लेते हैं तो हमारा पिंचिंग एंड स्टॉपिंग की बात होगी। 6 नोट को करते हैं, जब भी शुड बी डन बिलो द 6 नोट, ठीक है। पिंचिंग हो गया क्लियर। और किस में करते हैं? कॉर्नेशन में करते हैं। कोई कुछ भी बोले लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो कॉर्नेशन होगा, ठीक है। उड़ीसा पीएससी भी आपका यही आंसर क्लियरली बताएगी, मैं आपको बता रहा हूँ आज। मैंने आपको क्लियरली इसको मतलब मेंशन कर दिया अच्छे से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए कि पिंचिंग स्टॉपिंग क्या चीज़ होती है ना। गॉट इट। और पिछले पिछला वाला जो पफ वाला जो क्वेश्चन है वो स्टेटस, उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मुझे ऑप्शन में बता सकते हो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम प्रिजर्वेशन ऑफ रूट, तो क्वेश्चन 26 की बात करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स बेस्ड एंड इन in solution of crop with a layer of straw and dry layer of soil sand is। जो प्रेजेंटेशन ऑफ, जो प्रिजर्वेशन ऑफ रूट होती है ना, ठीक है, एंड ट्यूबर क्रॉस बेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ क्रॉप विद अ लेयर ऑफ स्ट्रॉ एंड अ ड्राई लेयर ऑफ सॉइल और सैंड। तो ये हमारी क्या होगी? ये क्लैंप स्टोरेज होती है। आपने भी नया क्वेश्चन सुना है कि क्या स्टोरेज होती है? क्लैंप स्टोरेज होती है भाई। अंडरग्राउंड स्टोरेज अलग होती है, पिट स्टोरेज अलग होती है, कोल्ड स्टोरेज, जिसमें कोल्ड में तो आलू रखा जाता है ना, कोल्ड में आलू रखा जाता है, कोल्ड में केला भी रखा जाता है। तो बनाना और उसके लिए पोटैटो के लिए अगर हम बात करें तो वो कोल्ड स्टोरेज हो गया ना। और अगर हम बात करते हैं कि क्रॉस बेस सोल्यूशन क्रॉप विद लेयर स्ट्रॉ एंड ड्राई लेयर ऑफ स्ट्रॉ एंड ड्राई लेयर ऑफ सॉइल एंड सैंड, ठीक है ना। तो क्लैंप स्टोरेज की बात करते हैं। क्लैंप स्टोरेज फिर से को ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया, बहुत अच्छे लेवल का था, ऑप्शन भी आपको कंफ्यूजिंग वाले दिए गए, लेकिन इसका राइट आंसर क्लैंप स्टोरेज होगा, जो कि आपके सामने, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब हम बात कर देते हैं 27 क्वेश्चन की। तो 27 क्वेश्चन क्या बोला है? सॉरी, गैस मिक्सचर्स यूज्ड इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग एमएपी इज। तो एमएपी जो है वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। तो गैस मिक्सचर यूज करते हैं हमारी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग के लिए, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल था, इसको आप इजिली ऑप्शन देके टिक लगा सकते हो। तो जो एरोमा, अब 28 की बात कर लेते हैं। 28 की बात करते हैं। एरोमा कंपाउंड जो है वो आइसो
आइसोथायोसाइनेट में प्रेजेंट रहता है वो रेडिश में रहता है। जो एरोमा कंपाउंड रहता है वो किसमें प्रेजेंट रहता है, जो आइसोथायोसाइनेट्स होता है वो रेडिश में रहता है। और जो लेमन लेमन की बात कर लें अगर, लेमन में डी लेमिनेन जो 60 से 70% होता है, डी लेमिनेन होता है जो इसका कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, 60 से 70% रहता है डी लेमिनेन लेमन में। और अनराइप एप्पल में अगर हम अनराइप एप्पल की बात कर लें, अनराइप एप्पल की बात कर लें तो एल्डिहाइड्स, अनराइप एप्पल में कौन सा एंजाइम हो, कौन सा कंपाउंड रहेगा जो प्रेजेंट रहेगा, वो कंपाउंड रहेगा एल्डिहाइड रहेगा। राइप बनाना में क्या होगा, आइसो आइसोमाइल एसीटेट, ठीक है ना, आइसो आइसोमाइल एसीटेट जो है वो हमारा राइप बनाना में रहता है। हमने चारों क्लियरली बता दिए कि एरोमा कंपाउंड आइसोसायोस आइसो आइसोथायोसाइनेट जो है वो रेडिश में रहता है। लेमन में क्या रहेगा, लेमन में रहेगा हमारा डी लेमिना, ठीक है, जो 60 से 70% पाया जाता है। अनराइप एप्पल की बात कर लें तो एल्डिहाइड्स रहता है। और अगर राइप बनाना की बात करेंगे तो आइसोमाइल एसिडेट। क्लियर, चारों ऑप्शन मैंने क्लियरली बता दिए। अब अगर ऊपर ऑप्शन भी चेंज करके तीनों ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो भी आप टिक कर सकते हो। और पर्टिकुलरली किसी एग्जाम का क्वेश्चन किसी इंट्रेंस पे आ सकता है, किसी इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम पे आ सकता है, ये नेवर माइंड, इसको कभी माइंड मत करना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से भी उठ के आ सकता है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये पीवाईक्यू सेशन भी देख लो, और ये क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली फरवरी में एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन की बात कर लो, तो आपके लिए होपफुली मैं बहुत अच्छे से ब्रीफ में आपको नॉलेज दे पा रहा हूँ। गॉट इट। अब किसकी बात करेंगे, अब 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच नाइट्रोजन में बी फिक्स इन राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन होती है जो फिक्स रहती है राइजोबियम लेग्यूम में एसोसिएशन में, वो कितने परसेंट रहती है, तो 50 से 100 ग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देते हैं। 50 से 100 kg नाइट्रोजन हेक्टेयर देते हैं, कितना, 50 से 100, ठीक है, हो गया क्लियर। ये तो लाइनिंग क्वेश्चन था, इसको ज़्यादा क्या ब्रीफ नॉलेज देना। और 30 की अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो है वो यहाँ पे बात किया जाए तो वो चेरी है। बाकी सपोटा क्लाइमेट्रिक है, गुआवा भी क्लाइमेट्रिक है, ठीक है, और पीच भी क्लाइमेट्रिक है। पूछो क्यों, बहुत से ज़्यादा लोगों को डाउट रहता है कि गुआवा कई कई बुकों में नॉन क्लाइमेट्रिक भी बताते हैं, इसमें आज भी कंफ्यूजन है कि नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक रहता है। बट मैं बता रहा हूँ कि अब देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वो जो पीएससी ओडिशा का है वो इसका चेरी क्लियर का आंसर कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉन क्लाइमेट्रिक। तो नॉन क्लाइमेट्रिक की बात कर लेते हैं तो चेरी है, सपोटा क्लाइमेट्रिक है, पीच क्लाइमेट्रिक है, ठीक है। 30 क्वेश्चन तक आपके सारे डाउट जो है वो बिल्कुल एकदम मैंने क्लियर कर दिए होंगे। होपफुली आपको सारी बातें मेरी बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफ में समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको क्या समझ में आ रहा है ना। अब किसकी बात कर लेते हैं, विच केमिकल इज बैंड विच केमिकल इज बैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर राइपेनिंग फ्रूट अंडर पीएफए एक्ट के जरिए 844 ए 1954 में जो बंद हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन मैंने आज टेलीग्राम के ग्रुप में भी पोल में किया है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको बैन कर दिया, फिर भी हम आम में यूज़ करते हैं, बिना आम इसके हम पका ही नहीं सकते इसको, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये हमारे लिए, ठीक है। हमको पेट की प्रॉब्लम, कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बैन इसलिए कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ द तभी आपने देखा होगा ज़्यादा आम खाने पे लोगों को लूज मोशन होने लगते हैं, बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी फास्ट आपको लगा के ये रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी से राइप कर देता है, ठीक है ना। तो इसको बैंड कर दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट को, कार्बाइड को, सॉरी कार्बाइड को, कार्बाइड, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। मृग फर्स्ट, पूर्वा फर्स्ट, M3 फर्स्ट, M2 3, ठीक है ना, विनायक, कलिका, कनक,
इज अ वेराइटी ऑफ, किसकी वैरायटी है ये, वैरायटी किसकी, ये वैरायटी सीसम की है। जहाँ पे मृग, पूर्वा, पूर्वा या कलिका या कनक या विनायक आ जाए ना, वो सारी वैरायटी सीसम की वैरायटियाँ हैं। किसकी वैरायटी है, सीसम की। ठीक है, क्लियर हो गया। 33 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनपीओपी, एनपीओपी स्टैंड फॉर नेशनल नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो फिर ये इसकी फुल फॉर्म पूछी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये कब स्टार्ट हुआ, ये प्रोग्राम कहाँ से चला, कब स्टार्ट हुआ, ये आप मुझे इसका ईयर बताओगे। कुछ क्वेश्चन मुझे आपको भी तो छोड़ने, ताकि आप क्लास को मजा ले रहे हो, नहीं सारी मेहनत सर करके लाए, हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो हम भी तो दिखाना चाहिए कि हमें भी लगना चाहिए आप लोग डेडिकेटेड हो क्लासेस के लिए, क्योंकि मैं तो मेहनत करके लाया हूँ। मैं तो क्लास का एक खागा लेके आया हूँ, पोस्टमार्टम करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन उस पोस्टमार्टम के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मुझे भी तो पता है ना। ठीक है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात कर लें, एनपीओपी। तो एनपीओपी जो है वो हमारा यही होगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एवोकाडो। एवोकाडो कहाँ से सबसे बड़ी बात है, एवोकाडो जो है ऑरिजिनेट है वो सेंट्रल अमेरिका से। तो वन लाइनिंग क्वेश्चन इसमें क्या ही है, एवोकाडो कहाँ से आया है, सेंट्रल अमेरिका से आया है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो सेरिकल्चर से आया है। बॉम्बिक्स मोरी फीड्स ऑन, बॉम्बिक्स मोरी जो है वो कहाँ से फीड करता है, बॉम्बिक्स मोरी जो है वो किस पे फीड करता है, वो मोरस एल्वा पे करता है। किस पे करता है, इंपॉर्टेंट है, मोरस एल्वा पे। बॉम्बिक्स मोरी जो है वो किस पे करता है, वो क्यूरस से एरेनाटा पे नहीं करता है, टैमेंडा डिका अर्जुना पे भी नहीं करता है, रेशियंस कैमिनिशन में नहीं करता है, वो मॉरिस एल्वा में करता है। किस में करता है, मॉरिस एल्वा में। किस में करता है, मॉरिस एल्वा में करता है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो बॉम्बे मोरी है वो किस में करता है, मॉरिस एल्वा में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉरिस एल्वा, मॉरिस एल्वा जो है वो हमारा बॉम्बे मोरी का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अब बात करेंगे वुड ऑफ एंगियोस, angiosperms is known as porous wood due to presence of, porous wood due to presence of vessels। किसकी बात करेंगे, वेजल्स की। वुड, वुड ऑफ एंगियोस्पर्म्स पोरस वुड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। ठीक है, वेसल की बात कर ली, होगी वेसल की बात। अब हम 37 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग ईल्ड इज एन एक्सट्रीमली ड्यूरेबल टिम्बर। ठीक है, ड्यूरेबल टिम्बर की बात करेंगे तो टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस की बात हो जाएगी। तो क्या है, जो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल टिम्बर की हम बात कर लेते हैं वो टेक्टोना ग्रैंडिस की बात हो जाएगी, टेक्टोना ग्रैंडिस की बात हो जाती है। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस की बात हो गई, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हो गया राइट आंसर। अब हम बात करते हैं व्हाट
व्हाट वुड बी यील्ड ऑफ राइस ग्रेन्स इफ द एवरेज ईयर हैड, ठीक है ना, कितना है डेंसिटी मीटर स्क्वायर 260, एवरेज नंबर ऑफ फील्ड ग्रेन पर पेनिकल 136 एंड टेस्ट वेट ऑफ 20 ग्राम, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसको पहले तो यील्ड पर मीटर इन ग्राम में यूज़ करेंगे, तो अगर यील्ड पर मीटर में डेंसिटी, पहले हम बात करेंगे किसकी, डेंसिटी, डेंसिटी की बात करेंगे, पर पेनिकल की बात करेंगे, पर पेनिकल इनटू टेस्ट वेट की बात करेंगे, ठीक है। टेस्ट वेट, टेस्ट वेट की बात करेंगे इनटू 1000 लेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि वेट पर 100 ग्राम्स को लेंगे ना, 1000 ग्राम को लेंगे, तो इसलिए 1000 की बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 260 दिया हुआ है, डेंसिटी दी है, उसके बाद 136 जो है वो पेनिकल दिया हुआ है, उसके बाद 20 kg इसका टेस्ट वेट है अपॉन 1000 की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7072 ये आएगा, ठीक है। 1000 की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो 707, ठीक है, 0.2 ग्राम मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से करेंगे तब जाके इसका राइट आंसर, तो डेंसिटी, ठीक है, प्योर पर पर पेनिकल्स, डेंसिटी पर पेनिकल्स इंटू टेस्ट वेट, टेस्ट वेट किस में लेंगे, 1000 ग्राम में लेंगे, 1000 ग्राम को उसका करके इसका मल्टीप्लाई करके 707.2 ग्राम मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के नंबर आ जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम 39 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 39 क्वेश्चन की बात करेंगे। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 39 क्वेश्चन बोल रहा है द हेड क्वार्टर ऑफ, क्या बोल रहा है, द हेड क्वार्टर ऑफ सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, तो हेड क्वार्टर जो है वो से किसका, सिल्क बोर्ड का इंडिया वो कहाँ है सिचुएटेड, वो है हमारा बेंगलोर में, ठीक है। फिर भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहे हैं ताकि आपका सिल्क बोर्ड से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CS, क्या है, CSTRI, सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु में है, ठीक है ना। और ये भी जो है 1983 में आया था, 1983 में ये आया था, 1983 में आया था ये, 1983 में आया था, ठीक है। इसको देखते चलना। उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट जो है, CSRTI, CSRTI जो है वो 1961 में आया, और ये कहाँ पे है, ये मैसूर में, कहाँ पे है, मैसूर, ये मैसूर में, कहाँ पे, मैसूर में, ये मैसूर में हो गया। सेंट्रल टेजर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल CTRI, ये कहाँ है, ये 19, ये जो है कहाँ है, ये रांची में, कहाँ है, रांची झारखंड, ठीक है, ये रांची में है। उसके बाद CTRTI, नहीं नहीं ये नहीं, फिर कहाँ है, CMERTI, CMERTI जो है वो सेंट्रल म्यूगा एरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो असम में है, कहाँ पे है, असम,
तो बात किसकी कर लें, हेड क्वार्टर ऑफ सिल्क बोर्ड, बोर्ड कहाँ पे है, बोर्ड की बात करें तो बेंगलुरु में है। सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1983 में आया, वो भी बेंगलुरु में है। सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSRTI, वो मैसूर में 1961 में आया। सेंट्रल ट्रेसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो CTRTI रांची में है। सेंट्रल म्यूगा एरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा असम में है। ठीक है, तो इस तरीके के मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप लिखते चलना इसको, मैंने आपको सब बता दिया, इसको आप लिखते चलिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये हो गया। अब हम बात किसकी करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिफैक्टेटरी टिम्बर, which of the following is a non refractory timber। ठीक है, तो एबिशियस पेंड्रो, एबीस पेंड्रो, एबीस पेंड्रो जो है वो क्या है, वो नॉन रिफैक्टरी टिम्बर है। कौन, एबिशियस पेंड्रो। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बात कर दें। डैमर्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैमिली, जो डैमर्स की फैमिली है वो क्या है, डैमर से देखो डी, डेप्टेरो, टेरो कैरपेसी, डेप्टेरो कैरपेसी जिसकी फैमिली है, डेप्टेरो कैरपेसी, कैरपेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, डैमर और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैमिली, हो गया क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इसमें से सिल्क से भी काफ़ी क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनस रेस ऑफ सिल्क बॉम वेवल्टाइन, ठीक है ना, वाइवोल्टाइन, वाइवोल्टाइन जो है वो कश्मीर रेस की बात करती है, किसकी, कश्मीर, कश्मीर रेस की बात करता है। ये क्वेश्चन देखो अलग हट के आ गया, वाइवोल्टाइन की बात कर लेता है, तो ये इंडिजिनस की बात होगी। ठीक है, एले क्रॉपिंग द स्पेसिंग बिटवीन रोज फील्ड इज यूजली, रोज फील्ड इज यूजली 4 to 8, क्या हो गया, 4 to 8, 4 to 8 मीटर की बात हो गई, किसकी बात हो गई, 4 to 8 मीटर में हम करते हैं। एले क्रॉपिंग स्पेसिंग बिटवीन रोज एंड फील्ड यूजली, उसकी 4 to 8 मीटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेरिया क्रैसिस, अल्टरनेरिया क्रैस्का इज अ माइको हर्बिसाइड, माइको हर्बिसाइड फॉर, ये किसका माइको हर्बिसाइड है, तो ये है धतूरा स्ट्रैमोनिकम, धतूरा स्ट्रैमोनिकम, किसका हर्बिसाइड है, धतूरा स्ट्रैमोनिकम, किसका हर्बिसाइड है, धतूरा स्ट्रैमोनिकम। बड़ी 4 क्वेश्चन की बात हो गई। अब हम किसकी बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट रीजनरेटेड फ्रॉम सीड आर, फॉरेस्ट रीजनरेटेड फ्रॉम सीड्स आर, तो ये क्या होगा, ये होगा जो मतलब सीड फॉर सबसे ज़्यादा हाई फॉरेस्ट में रहता है, जो रीजनरेटेड रहता है वो किस में रहता है, हाई फॉरेस्ट में रहता है। फॉरेस्ट रीजनरेटेड फ्रॉम सीड आर हाई फॉरेस्ट। ठीक है, हाई फॉरेस्ट हो गया। और जो 46 की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, फ्यूजेरियम स्पीसीज, ठीक है, फ्यूजेरियम स्पीसीज डाइलोपीडिया नेक्टलोनेसिस एंड माइको माइक्रोफोनिया फेलिस फेलिसोना कॉज ड्राई रूट रॉट, किस में होगा ड्राई रूट रॉट, ये सिट्रस में होगा। ठीक है, ये सारे जो रूट रॉट्स होंगे, जो कॉसेस होंगे, जो कि अभी मैंने कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़े, ये सिट्रस में होंगे, किस में होंगे, सिट्रस में।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव बी टैप्ड फॉर रेसेंस इन इंडिया, ठीक है ना, रेसेंस इन इंडिया। तो हम बात कर लेते हैं, तो किसकी बात कर लेते हैं, पेनिस, पेनिस राइक्स रॉक्स बर्गी, पेनिस रॉक्स बर्गी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हैवी टैप्ड फॉर राइसेस इन इंडिया, तो पेनिस रॉक रॉक्स बर्गी, ठीक है। थोड़ा सा इनको इनके नाम लेने में डिफिकल्टीज होती है, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड ऑफ ईस्टर्न हिमालयन, ठीक है ना, कौन सी स्पीसीज है जो रिस्ट्रिक्टेड रहती है ईस्टर्न हिमालयन की, तो पेनिस पेनस मर मर्क्यूसी, पेनिस मर्क्यूसी, पेनिस मर्क्यूसी जो है वो ईस्टर्न हिमालयन को जो है रिस्ट्रिक्टेड रहती है, क्या रहती है, ईस्टर्न हिमालयन को रिस्ट्रिक्टेड रहती है। विच टिम्बर स्पीसीज इज हाईली रिफ्रैक्टेटरी, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेटरी जो है वो साइजोगियम क्यूमिनी, साइजोगियम क्यूमिनी, कॉजल ऑर्गेनिज्म से भी काफ़ी क्वेश्चन आए। हाईली रिफ्रैक्टेड जो स्पीसीज है टिम्बर की, वो कौन सी है, साइजोगियम क्यूमिनी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन 48 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है ना। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम फॉग की बात करते हैं, किसकी, फॉग की। द फॉग फॉर्म्ड बाय कंडीशन, the form formed by condensation of warm moist air, of warm moist air, condensation of warm moist air। तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा एडवेंशन फॉग, एडवेंशन फॉग। अब फॉग की बात करते हैं, फॉग क्या होते हैं, जो हमारे जो फ्रंटल फॉग होते हैं, दिस टाइप ऑफ फॉग फ्रॉम व्हेन warm rainfall through a layer of cold stable air near the surface causing the cold air to become saturated through evaporation। जो फ्रंटल फॉग होंगे, ठीक है ना, जो रेडिएशन फॉग होते हैं, दिस फॉग typically forms on clear claim night when the ground cools rapidly by radiation cooling the air in contact with it below its dew point, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद एडवेंशनल फॉग तो जो वही हो गया ना, तो कंसेशंस ऑफ वार्म वॉइस को एयर में बदल देते हैं, चेंज करते हैं ना वही। तो प्रेसिपिटेशन फॉग क्या होता है, ऑल्सो नोन एज फ्रंटल फॉग, जो फ्रंटल फॉग है उसको प्रेजेंटेशन फॉग भी बोल देते हैं। द अकर्स व्हेन द precipitation falls from warm air into cooler air below and the water evaporates saturating the cooler air, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ्रंटल फॉग हो गया, ठीक है ना, रेडिएशन फॉग हो गया, एडवेंशनल फॉग हो गया, और प्री प्रेसिपिटेशन फॉग, फॉग की बात हो गई, वार्म की, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको पता लग गया है कि वार्म मॉइस्ट एयर की बात करेंगे तो, और जो फ्रंटल और ये होता है, ये दोनों ए और सी को, ये ऑप्शन ए और डी है ना, ये दोनों सेम है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, विच लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ क्या होता है, तो जो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ होगी वो क्या होगा, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। जो मीजोस्फेयर होगी, मीजोस्फेयर जो है वो 50 to 80 किलोमीटर तक की होती है, और जो कोल्डेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट एयर जो है, कोल्डेस्ट लेयर की बात कर लें तो कोल्डेस्ट लेयर जो है मीजोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर में जिसमें सैटेलाइट ऑर्बिट की बात करते हैं तो वो एक्सोस्फेयर है।
स्ट्रेटोस्फेयर 12 से 50 किलोमीटर तक होती है। टेम्परेचर हाई रहता है, हार्मफुल रेडिएशंस से निकलती हैं स्ट्रेटोस्फेयर से। हार्ड सोलर रेडिएशंस भी यहाँ से मतलब बताया गया, तो फिर हार्मफुल रेडिएशन भी निकलती हैं। और सबसे लोएस्ट लेयर अगर बात कर लें, सबसे कोल्डेस्ट लेयर जो है मीजोस्फेयर होगी। ट्रेप्टोस्फेयर जो है सबसे लोएस्ट लेयर होती है, जो 12 किलोमीटर तक होती है, 7.5 माइल्स तक जिसको देखा गया है। ठीक है ना। फिर भी सबसे लोएस्ट लेयर, हार्मफुल लेयर, वो स्ट्रेटोस्फेयर। और उसके बाद सैटेलाइट, सैटेलाइट्स ऑर्बिट की हम बात कर लें तो वो हो गई एक्सोस्फेयर। क्लियर हो गया। कोल्डेस्ट, आप मीजो से कोल्डेस्ट याद रखना है, स्ट्रेप्टो से जो है हार्मफुल हो गई थी, और सबसे लोएस्ट लेयर जो है वो हमारी ट्रेप्टोस्फेयर हो गई। ठीक है। चारों ऑप्शन मैंने बहुत अच्छे से बता दिए हैं। मेरी आवाज़ कानों तक जा रही है, मैं लिख नहीं पा रहा है, मैं चला नहीं पा रहा अच्छे से, लेकिन मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही होगी। इसीलिए सुनने से ज़्यादा समझ में आएगा, देखने और सुनने से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। दोनों चीज़ों से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, टिटकम डूरम। टिटकम ड्यूरम जो है, टिटकम डूरम जो है वो कौन सा है, वो हमारा है माइक्रोनी बीट। टिटकम डूरम जो है वो हमारा माइक्रोनी बीट है। माइक्रोनी बीट जो है वो डाइप्लॉइड है। ठीक है, डाइप्लॉइड है। उसके बाद इमर बीट क्या है, टिटकम डाइकोकम है। टिटकम डाइकोकम जो है वो हमारा इमर बीट है। और जो ड्रॉप बीट है वो टिटकम स्पैरोकोकम है। टिटकम स्पैरोकोकम है। जो ब्रेड बीट है वो टिटकम एस्टिमम है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ये जो टिटकम डॉर्फ बीट है, ये हेक्सागोनल है। ठीक है जी। और ब्रेड बीट जो है ये भी हेक्सागोनल है। और जो डाइपोलाइड है वो जो है माइक्रोनी बीट है। और जो इमर बीट है ये भी डाइप्लाइड है। ठीक है ना। तो जो हेक्सापोलाइट है, जो हेक्सापोलाइट है जिसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर होते हैं, वो ड्राई डॉर्फ बीट हो गया और ब्रेड बीट हो गया, सारा हो गया। मैंने आपको क्लियरली बता दिया। टिटकम ड्यूरम की बात कर लेंगे अगर हम, तो फिर वो है मैक्रोनी बीट। इमर बीट जो है टिटकम डाइकोकम की बात कर लेते हैं। डॉर्फ बीट क्या है, टिटकम स्पैरियो स्पैरोकोकम की बात कर लेते हैं। टिटकम मैक्सिमम जो है ब्रेड बीट, चपाती बीट, जो हम लोग जिससे जिससे रोटी खाते हैं। क्लियरली डाउट क्लियर हो गया। और माइरो माइरो बैलेंस यील्ड क्या होती है, फ्रूट को टन में करा जाता है ना, तो वो माइरो बैलेंस। ठीक है ना। माइरो बैलेंस यील्ड क्या होती है, जो फ्रूट को टन में आता है, उसको माइरो बैलेंस यील्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप। ठीक है। द नॉर्मल साइज ऑफ बैक्टीरियम सीड का जो नॉर्मल साइज होता है वो 28 से 42, इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं देना, 28 से 42 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। राइजोबियम स्पीसीज सुटेबल फॉर द सोयाबीन, जो राइजोबियम स्पीसीज होती है, जब इस वन लाइनिंग क्वेश्चन है, तो राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम इसका राइट आंसर है। हो गया क्लियर। एनेटोडाई ऑब्टेंड फ्रॉम, एनेटोडाई जो है वो ऑब्टेंड फ्रॉम होता है किसमें, एनेटोडाई जो होता है वो फ्रूट्स में होता है। लीव्स में नहीं होता है, वुड में नहीं होता है, फ्लावर्स में नहीं होता है, वो किस में होता है, फ्रूट्स में होता है। याद रखना, एनेटोडाई जो कॉन्सेप्ट है ना, एनेटोडाई जो है वो फ्रूट्स में होता है। किस में होता है, फ्रूट्स में होता है। कैमला पाउडर, पाउडर डाई इज ऑब्टेंड फ्रॉम, कैमला डाई ऑब्टेंड फ्रॉम जो है वो किस में होगा, मेलोटस फिलिपनीस। ठीक है ना। फिलिप फिलिपींस, मेलोटस फिलिपनेंसिस, मेलोटोसा फिलिपनेंसिस। ठीक है ना। कैमेला पाउडर डाई जो ऑब्टेंड होता है वो, क्लियर हो गया। ऑप्शन बी, 58 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद विच सिल्क स्पेसिफिक टू स्टेट ऑफ असम, असम के लिए कौन सा है ना, म्यूगा सिल्क, याद रखना। म्यूगा सिल्क इसका राइट आंसर है। जो असम स्टेट के लिए स्पेशली है ना, वो म्यूगा सिल्क है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करते हैं विच ग्लैटिनस फाइबर, ग्लैटिनस फाइबर आर प्रेजेंट। ग्लैटिनस फाइबर जो है टेंशन वुड में होता है, टेंशन वुड में होता है। किस में होता है, ग्लूटिनस फाइबर, फाइबर जो है वो टेंशन वुड में होता है।
अब हम पूरी बात करेंगे क्लियरली, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। कि टेंशन वुड क्या होता है। टेंशन वुड, आप ये मान के चलो कि द टेंशन वुड प्रोसेस इज फॉलोइंग ऑफ द सेंट बिलो, मोस्टली फाउंड इन द डाइकोटिलीडन एग्नियोस्पर्म on the upper side of the branches of stem where the tissues and held in tension। ठीक है ना, जो ब्रांचेस होती है, जो लट्ठा होता है जो लकड़ी का, उसकी ब्रांचेस को बोलते हैं, किसको, उसको टेंशन वुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन वुड बोलते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन वुड क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन वुड क्या होगी, मोस्टली फाउंड इन जियो gymnosperm, especially on the lower side of the stem and con conifers। It is by the activity of bacular com combium combium, ठीक है ना। woody wood is characterized by highly lighted cell wall growth, right। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ 50 to 40 heavier than the normal wood for which is more which is more uh, more brittle and capable of unusual high irregular shrinkage। ठीक है ना। वो कॉम्प्रेशनल वुड होती है, मतलब वुड क्या, लट्ठे की बात कर लेते हैं। ठीक है। जैसे सपोज हम मान के चलो, ये है ये है, ये एक लट्ठा है, ऐसे आट ये जैसे टूट गया है, तो इसके जो राउंड राउंड ये होते हैं, ये राउंड राउंड राउंड, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन वुड। क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन वुड की बात हो गई। ठीक है। टेंशन वुड एंड डाइकॉट्स होता है। टेंशन वुड जो है वो, इसके अंदर जो महीन महीन से वो होते हैं, ये लाइन लाइन तो पेथ जो पड़े होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया टेंशन वुड, ये लट्ठे के अंदर। ये क्वेश्चन देखो उससे पूछा गया है, फिर ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद सैप वुड और हार्ड वुड की हम बात करेंगे। देखो सैप वुड क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द एल्बुरम एंड सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरियल साइड ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो द डोरमन एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, जो हमारा हार्डवुड होता है। ठीक है ना। इस पे सैपवुड क्या होता है, और जो टाइलोसिस इज यूजली एब्सेंट हेयर होते हैं, जो सैपवुड में होते हैं वो टाइलोसिस एब्सेंट रहते हैं, और जो टाइलोसिस होते हैं फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द वेसल ऑफ ब्लैक्स द ल्यूमेन, जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो सैपवुड होता है जनरली ट्रांसफॉर्म इनटू द हेयर्ड वुड के लिए यूज़ किया जाता है सैपवुड को। और जो हार्डवुड होता है मोर ड्यूरेबल एंड लीस्ट रेसिस्टेंट ऑफ डिकाय देन सैपवुड। ठीक है। तो आपको चारों वुड मैंने अच्छे से बता दिए, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दिया मैंने चारों वुड का। होपफुली आपको चारों वुड का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे विच फ्रूट इज रिफर्स विच फूड इज रिफर्स ऑफ फॉल्स फूड, एप्पल। वेरी सिंपल। एप्पल को हम फॉल्स फूड कहते हैं। फॉल्स फूड किसको कहते हैं, एप्पल को कहते हैं। 62 क्वेश्चन को क्या कहते हैं, फ्लैमेडोस्पोरा ब्रेसिका। ठीक है ना। ब्रेसिकी जो है वो फिंगर एंड टोए डिजीज ऑफ क्रूसीफायर फेरिस, क्रूसीफेरस। ब्रेसिकेसी लग गया ना, तो इसलिए क्रूसीफेरी फैमिली से ही होगा, जाहिर सी बात।
पाउडरी मिल्ड्यू और मस्टर्ड, पाउडरी मिल्ड्यू और मस्टर्ड जो है वो सरन्स एंड सेरोरैम ने दिया था। सेरन एंड सेरोरैम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एरेफिस क्रूसीफेरियम, एरेफिस क्रूसीफेरियम होगा। डाउनी मिल्ड्यू क्रूसीफेरी देख लेना, और रस्ट ऑफ कैरेट इसको भी आप लोग देख लेना कि क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, ठीक है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। बट इसका राइट आंसर जो 62 का है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोस बेस्ट इन कलर टेम्परेचर आइडियली बिटवीन 15 डिग्री एंड 20 डिग्री विद लेस वाटर रिक्वायरमेंट। लेस वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो किस में होती है, वो होती है वार्ले में। किस में होती है? ऑप्शन सी वार्ले। क्या बोल रहा है कि बेस्ट एंड कूलर टेम्परेचर आइडेंटिटी बिटवीन 15 डिग्री एंड 20 डिग्री विद लेस वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बारले में होगी। कितने होगी? बारले में। अब हम नीचे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 की बात करेंगे। द क्रॉप द क्रॉप plants which are sown as few days or weeks before the harvesting standing nature crop are known as। तो कौन सी क्रॉप होगी? पैरा। अब सारी क्रॉपों को हम अच्छे से समझते हैं कि सारी क्रॉपें क्या कहना चाहती हैं। सारी क्रॉपें ये कहना चाह रही हैं कि स्मूदर क्रॉप क्या होती है। स्मूदर क्रॉप होती है फास्ट ग्रोइंग थिक क्रॉप दैट द स्मूदर को स्मूदर आउट वीड्स बाय टेकिंग अप स्पेस लाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फार्मर ग्रो देम टू सरप्रेस वीड विद केमिकल chemical the below them under as green manure। एग्जाम्पल के लिए क्या है? राई है, सोरगम है, बकबीट है। तो स्मूदर क्रॉप हो गई, ठीक है ना। बैरियर क्रॉप्स क्या होती हैं? लाइक अ वॉल like a wall around the main crop to black pest disease and wind damages, ठीक है ना। प्रोटेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें प्रोटेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि बैरियर का मतलब समझ लो ना, प्रोटेक्ट ऑफ इंसेक्ट की बात हो जाती है। तो मैरीगोल्ड अराउंड वेजिटेबल्स, टॉल मेज अराउंड द अदर्स, ठीक है ना। और नर्स क्रॉप क्या होगी? नर्स भाई आपका डॉक्टर तो देख जाता है, लेकिन पूरा इलाज आपका नर्स करती है ना। और नर्स क्रॉप क्या होगी? ए नर्स क्रॉप इज क्विक ग्रोइंग हेल्पर प्लांट। हेल्पर प्लांट हो गया। सोइंग विद अ सोलर्स परमियल क्रॉप। कौन सी क्रॉप होगी? परमियल क्रॉप होगी, लाइक ऑक्स एंड अल्फाल्फा, ठीक है। पैरा उटेरा क्या होती है? पैरा उटेरा जो है रिले क्रॉपिंग होती है। इंडिया वेयर द पल्सेस सीड लाइक द लेंटिल्स आर ब्रॉडकास्ट इनटू स्टैंडिंग राइस फील्ड 2 weeks बिफोर राइस हार्वेस्ट। इट यूज लेफ्ट ओवर सॉइल मॉइस्चर फॉर क्विक ग्रोथ विदाउट एक्स्ट्रा टिलेज और इनपुट। ये हमारी पैराउटेरा क्रॉप्स होगी, जैसे कि ऑप्शन में बताया था कि वीक्स बिफोर द हार्वेस्टिंग एंड स्टैंडिंग नेचर ऑफ क्रॉप। ये होगी पैराउटेरा क्रॉप्स। जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा। उड़ीसा में तो डबल क्रॉपिंग में इसका यूज़ करते हैं, तभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। पैराउटेरा क्या होता है? तो इसलिए हमारे ये वाले स्टेट में बिहार, यूपी, उड़ीसा, उड़ीसा में डबल क्रॉपिंग यूज़ करते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर पूछा जाए स्मूदर, इस क्या हो गया? स्मूदर, स्मू स्मूदर हो गया, ठीक है। और हो गया बैरियर, बैरियर हो गया। नर्स हो गया, नर्स हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया? पैरा, पैरा हो गया। तो किल्स बीट, सबसे बड़ी बात है किल्स बीट, किल्स वीड्स, किल्स वीड्स की बात कर लेंगे। बैरियर मतलब स्टॉप पेट्स, स्टॉप पेस्ट, पेस्ट। नर्स का मतलब है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, ठीक है। पैराउटेरा मतलब रिले स्विंग, रिले
सोइंग, ठीक है, लिली सोइंग। तो इसके एग्जाम्पल की भी बात कर लो कि एग्जाम्पल क्या होंगे। तो राई और सोरगम हो गया, राई और सोरगम इसका एग्जाम्पल हो गया। बैरियर का क्या हो गया, मेज़ और मेज़ हो गया, ऑक्ट और अल्फा हो गया, नर्स का हो गया, ठीक है। और लिंटल और राइस जो है किसका हो गया, पैरा का। तो स्मॉदर से किल ट्रिक से याद रखो, ये ऐसे शॉर्ट में ट्रिक से याद रखो कि स्मॉदर जब भी देखो कि किल्स वीड्स की बात कर लेंगे, स्टॉप पेस्ट की बात कर लेंगे, नर्स की क्या है, प्रोटेक्ट की बात कर लेंगे, नर्स प्रोटेक्ट को करती है, पैरा ओटेरा मतलब रिले क्रॉपिंग की बात होगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये, तो आप भूलोगे नहीं कभी। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन 65 की बात करते हैं, लाइन ड्रॉ, द लाइन ड्रॉन ऑन वेदर मैप, ठीक है ना, वेदर मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस विच experiences same quantity of rainfall for a given period of time is, ठीक है ना, गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आइसोसाइट होगा, जो कि सेम क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल फॉर अ गिवन पीरियड टाइम की बात करें। तो आइसोसाइट की बात कर लेते हैं। आइसोसाइट क्या है, रेनफॉल के बाद गिवन टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आइसो टच की बात कर लेते हैं। सम विंड स्पीड की बात करेंगे तो आइसो टच में सम विंड स्पीड, सम विंड स्पीड सम विंड स्पीड की बात कर लेते हैं। सम विंड स्पीड बार बार बोल रहा हूँ, लिख लेना। आइसो टच की बात करेंगे तो सम विंड स्पीड की बात करेंगे। और इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन आइसोल की बात करेंगे तो सम इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन एंड सोलर रेडिएशन, कभी भी सोलर रेडिएशन और सम इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन की बात करेंगे तो आइसोसोल की। आइसोथर्म की बात करेंगे तो सम टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो ना, थर्म की बात, थर्म का मतलब टेम्परेचर से हो गया ना। आइसोसाइट जो है वो आपका रेनफॉल से रिलेटेड हो गया, एक्सपीरियंसेस सेम क्वालिटी ऑफ रेनफॉल फॉर गिविंग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। चारों ऑप्शन मैंने उड़ा दिए, जैसे इधर वाले चारों ऑप्शन उड़ाए थे वैसे ये वाले भी चारों ऑप्शन उड़ गए। तो आइसो टच की बात कभी भी आपको समझ में आएगी तो सम विंड स्पीड की आइसो टच की बात कर लेंगे। आइसोसोल की बात अगर हो जाएगी तो इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन एंड सोलर रेडिएशन की बात हो जाएगी। और आइसोथर्म की बात अगर हम करेंगे तो सम टेम्परेचर की, थर्म लगाए तो टेम्परेचर की बात हो गई। आइसोसाइड की बात कर लेंगे तो इसमें बात करेंगे सम क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गॉट इट, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ जैवो सिस्टम जो है इसका राइट आंसर डी है। जैवो सिस्टम ऑफ फार्मिंग थ्रो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जैवो सिस्टम जो है मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है, नागालैंड में यूज़ किया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यूज़ किया जाता है। कहाँ के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग बहुत पुरानी टेक्निक है, इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। राइस को भी वहाँ पे ग्रो करते हैं, उसी इसी टेक्निक में वाटर हार्वेस्ट करके हार्वेस्टिंग राइस का भी ग्रो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ यूज़ की जाती है, नागालैंड में। कट फ्लावर हार्वेस्टेड, कट फ्लावर की स्टॉक को विद स्टॉक, कट फ्लावर को जो हार्वेस्ट करते हैं विद स्टॉक इसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात करें तो ग्राफ्टिंग मेथड इज इन विच टोंग शेप्ड कट इज मेड बोथ द स्टॉक एंड एक्शन इज। तो किसकी बात करेंगे, स्पाइस ग्राफ्टिंग या विप ग्राफ्टिंग की बात करेंगे। तो स्पाइप और विप ग्राफ्टिंग क्या होती है, ये जो है शेप्ड कट करती है बोथ स्टॉक एंड सेक्शन को, ठीक है। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अब 69 क्वेश्चन की बात करेंगे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड, जाहिर सी बात है झांसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और हो ही नहीं सकता। तो जो हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो कहाँ है? हेड क्वार्टर जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, जो 1991 में बना, ठीक है, वो देहरादून। कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है देहरादून? कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। 1991 में बना। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर लोकेटेड जो है वो नाइरोबिया केन्या में है, ठीक है ना, नाइरोबिया केन्या में है, नाइरोबिया केन्या में है। जो सेंट्रल, जो कि कहाँ है, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर लोकेटेड जो है 1978 में आया। कब आया? 1978 में आया। कहाँ है? केन्या। केन्या में किस जगह पे है? केन्या में भी एक जगह है, उसका नाम है नाइरोबिया, नाइरोबिया में है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें कि जो 1988 में तो हमारा ये आया, 1988 में आया हमारा सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड जो है वो झांसी में, 1988 में आया। कब आया? 1988 में। 1991 में देहरादून वाला है, 1978 में जो वर्ल्ड में आया वो केन्या एरिया में, वो 1978 में आया। और 1988 में जो है हमारा क्या आया? हमारा आया एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया जो है वो कौन है? रामचंद्रा नायर है। फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया अगर हम बात करें तो रामचंद्रा नायर है। रामचंद्रा नायर हमारे फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया है। और 2023-24 की बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री कवर्स 8.65 एरिया जो है वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना। और टोटलिंग अबाउट जो है वो कितना है? वो 2842 मिलियन हेक्टेयर। तो जो 8.65 है वो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री कवर करता है। कितना करता है? 8.65 हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री कवर करता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट हमारी आती है, फॉरेस्ट्री सर्वे रिपोर्ट जो स्टार्ट हुई थी वो 1987 से स्टार्ट हुई थी, और हर 2 ईयर में आती है, जैसा कि वो एवरी 2 ईयर्स में ये आती है। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बात करें तो टॉप 3 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है हमारा कर्नाटका, और थर्ड पे है लद्दाख, ठीक है ना, थर्ड पे लद्दाख है। अगर हम स्टेट वाइज लार्जेस्ट ट्री कवर की बात करते हैं तो फर्स्ट पे है एरिया वाइज में महाराष्ट्र, ठीक है। और परसेंटेज वाइज बात करें तो क्या है? चंडीगढ़ है परसेंटेज वाइज। और टॉप स्टेट ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट ट्री कवर की हम बात करें तो एरिया वाइज अगर है तो मध्य प्रदेश है, और परसेंटेज वाइज है तो वो लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप हो गया। ये मैंने चारों स्टेट आपको अच्छे से बता दिया। अब आप सारे इंस्टीट्यूट सब कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको सारे डाउट में। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड पीसेस सिल्क, ठीक है ना। क्या है ना? पीसेस सिल्क क्या है? एरा, एरी सिल्क जो है वो पीसेस सिल्क है। ना मलबेरी होगी, ना म्यूगा सिल्क होगा, ना टेसर होगा। तो जो पीस सिल्क है वो हमारी कौन सी सिल्क है? वो हमारी एरी एरी सिल्क है, ठीक है ना। द ऑर्नामेंटल प्लांट वर्ड द ऑर्नामेंटल प्लांट वर्ड ऑफ पैराडाइज इज हर्बिशियस पेरानियल, हर्बिशियस पेरानियल होगा। पैराडाइज की बात करें तो हर्बिशियस, ठीक है ना। इसका 70 का ऑप्शन बी है, और 71 का ऑप्शन डी है। द द रेशन पीरियड ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, जो मैंजीफेरा इंडिका हमारा मैंगो है, इसका रोटेशन पीरियड जो होता है वो 26 से 60 ईयर होता है।
रोटेशन पीरियड होगा 26 से 60 ईयर होगा, 26 से 60, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रोटेशन पीरियड रहता है मैंजिफेरा इंडिका मैंगो का 26 से 60 ईयर्स रहता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग राइस। ठीक है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, ये तो बेसिक क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी करती है। एजोला, तो ग्रीन मैन्योर के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एजोला इज द राइट आंसर। जुलाई एल्बर्टा, ठीक है ना, जुलाई एल्बर्टा इज अ प्रोमिसिंग वेराइटी किसकी है ना, यह वेराइटी जो है पीच की, कितनी बढ़िया वेराइटी जुलाई एल्बर्टा, जुलाई एल्बर्टा वेराइटी जो है वो पीच की है। तो वेज लाइफ ऑफ कट कॉर्नेशन कैन बी इंक्रीज बाय प्लेसिंग इन सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो 10% सुक्रोज होता है, 200 ppm जो है वो क्या रहता है, ppm रहता है 8 HQC रहता है इसमें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। जो कॉर्नेशन कैन बी इंक्रीज बाय प्लेसिंग इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है ना, 10% सुक्रोज रहे, 200 ppm इसमें 8 HQS रहता है। क्लियर। बहुत अच्छे से मैं आपको ब्रीफ में हर चीज़ बताते चल रहा हूँ। पेपर पोस्टमार्टम मेनली यही रहता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है कि पेपर को एग्जाम किस तरीके से हमें पोस्टमार्टम करना है, किस तरीके से हम उसको समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोडियल ऑर्चिड। अब ऑर्चिड में हम बात करें, मोनोडियल ऑर्चिड क्या होगा। अब मोनोडियल ऑर्चिड जो है वो एरिच एरिचिस, ठीक है ना, एरिच एरिचिस है जो मोनोडियल रहता है। बाकी साइपोडियल जो है सारे, बाकी ये साइपोडियल सारे तीनों है ना, A C D जो है जो साइपोडियल है। तो जो जो आपका मोनोडियल रह गया ना, वो आपका हो गया। अब इसमें ऑप्शन ऑप्शन में करें तो क्लस्टर, ठीक है ना, प्यूसो प्यूसो बंडल्स 5 to 4 स्टेप, लाइफ लीव्स पर बल्ब, पेनिकल इन्फ्लोरोसेंस जो है वो ऑस्टिडम ऑनसीडम्स की बात करें तो जो साइपोडियल रहता है, सबसे बड़ी बात है साइपोडियल रहेगा। ठीक है। उसके बाद एरिचिस की बात करें तो ये जो है स्टेम रहता है, नो पोसिडियो बल्ब्स रहते हैं, ठीक है ना, रेसिम्स भी नहीं रहता है, पेनिसिल्स भी नहीं रहता, फ्लावर्स और एपिथेटिक नहीं रहता है। और कैटल ये क्या होता है, ये थिकेंड होता है। ठीक है। प्यूसोडोवल्स होता है विद इन 1 to 4 लीव ट्रे रहता है, इसमें लीव्स रहते हैं, अनब्रांचेस इन्फ्लोरोसेंस रहता है। और जो डेंड्रोबियम्स रहते हैं, जो डेंड्रोबियम्स क्या जो है कोन लाइक सूडो बल्ब्स रहती हैं इसमें, सिम सिम्पायोडियल विद द स्टेम फ्रॉम बेसिस, न्यू बेसिस की हम बात कर लें तो ये जो ऑर्चिड है ना, सबसे बड़ी बात है कि इसमें मोनोकॉटिलीडन जो पूछा गया था वो ऑप्शन में स्पेशली आपको बता दिया कि ये मोनोकॉटिलीडन रहता है, बाकी सब साइफोडियल है। ठीक है ना, साइपोडियल सारे साइपोडियल। मोनोकॉटिलीडन ऑर्चिड की बात की जाए तो वो यही है, कौन है, एरेचिन्स, एरेचिन्स है सारे। ठीक है ना। कैथा इज प्रोड्यूस फ्रॉम द हर कैथा इज कैथा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हर्डवुड ऑफ तो कैथा जो है वो हार्डवुड क्या है, एक, एकेसिया कैटेचू, एकेसिया कैटेचू इसका राइट आंसर है, एकेसिया कैटेचू। जो कैथा का हार्डवुड है वो एकेसिया कैटेचू। ठीक है ना, कैथा का। और खरीफ क्रॉप तो आपको पता ही है कि खरीफ क्रॉप जो है वो हार्वेस्टेड कब होती है, खरीफ क्रॉप जो हार्वेस्टेड होती है वो सितंबर से अक्टूबर होती है। जब इसको हार्वेस्ट करते हैं तब रबी को ग्रो करते हैं, जब रबी के लिए जो है स्टार्टिंग करते हैं तो रबी को यहाँ पे
सोइंग कर देते हैं, ये अक्टूबर के बाद नवंबर के साइड, ठीक है ना। जब सर्दी होगी तभी तो देखो हम उसको ग्रो कर देते हैं। और इसी तरीके से रबी को फिर हम रबी को सोइंग करते हैं, और जायद की जो है वो सोइंग करते हैं जाके हार्वेस्टिंग अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है ना। खरीफ को मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, यहाँ पे मानसूनी क्रॉप ही बोला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब क्रॉप प्लांट्स ग्रोज ऑन द स्मॉल स्केल विद इन इंटेंसिव केयर इन द किचन गार्डन। किचन गार्डन में तो क्रॉप प्लांट्स की बात कर लेते हैं ना, किचन गार्डन में क्रॉप प्लांट्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल क्रॉप तो अलग ही हो जाती है, प्लांटेशन क्रॉप्स जो कि हमारी जैसे मैंगो, गुआवा और लेमन, ये सब प्लांटेशन क्रॉप होगी। जेंटर क्रॉप कोई क्रॉप ही नहीं है, ठीक है। इसको क्या ही ध्यान रखो, ये तो ऑप्शन कन्फ्यूजन के लिए बना दिया। तो क्या करते हैं मेनली किचन गार्डन के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, क्रॉप प्लांट्स को। क्या यूज़ करते हैं, क्रॉप प्लांट्स को यूज़ करते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कम्स अंडर, देखो ये देखो मिनिस्ट्री पूछ ली गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जैसे कि मैंने पहले अपेडा वाली बताई थी ना, तो देखो क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर्ड कर दिया गया है ना। अब भाई ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। द ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स वेजिटेबल, भाई डील्स वेजिटेबल की बात करोगे तो वेजिटेबल में तो ऑलरी कल्चर वेजिटेबल की बात कर लेते हैं। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स का हम लोग स्टडी करते हैं, फ्लावर्स के बारे में जानते हैं। पोमोलॉजी में हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, पोमोलॉजी में फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। फ्लावर्स की बात हम फ्लोरिकल्चर में कर लेते हैं। ऑलरी कल्चर में हम उनकी ब्रांचेस की बात करते हैं वेजिटेबल की। और और आर्बोरिकल्चर जो है, आर्बोरिकल्चर की किसकी बात करते हैं, आर्बोरिकल्चर में कल्चर मैनेजमेंट की बात करेंगे। ट्रीज, श्रब्स, वुडी, परमानियल्स, परमानियल्स प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो ये हम आर्बोरिकल्चर्स में कर लेते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कल्चर, कल्टीवेशन या मैनेजमेंट या ट्रीज, श्रब, वुडी, ठीक है ना, परनियल क्रॉप, ठीक है ना, परनियल प्लांट्स की बात कर लेते हैं, वो आर्बोरिकल्चर में कर लेते हैं। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से। उसके बाद द ब्राउन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट एंड लो स्टेम प्रोटीन ऑफ अ प्लांट नोन एज रीजा नेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है ना। रीजा रीजा नेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बर्बेरीज एरिस्टाटा, ठीक है ना, बेरबेरीज एरिस्टाटा, बेरबेरीज एरिस्टाटा। तो इसका देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको घुमाया गया है, एरिस्टाटा, ठीक है ना। वाइट फ्लाइज, वाइट फ्लाइज की बात कर रहे थे, एलिरो प्लस बैरोडेनेसिस, ठीक है ना, एलिरो ल्यूबेसिस बैरोजेनेसिस, नाइकुलमिया वेरिडी, ठीक है ना, वेरिजी, नाइमोकैलिका वेरिजी जो बात करेंगे तो वो किसकी है, तो बात वो शुगर कैन है। किससे रिलेटेड, शुगर कैन से। ये जो वाइट फ्लाई लगती है वो शुगर कैन में लगती है। किसमें लगती है, शुगर कैन में लगती है। भाई लार्जेस्ट अगर हम बात करें चिली ग्रोन स्टेट में तो वो आंध्र प्रदेश है। और प्रोडक्टिविटी में भी आंध्र प्रदेश है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लिख लो, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी में भी आंध्र प्रदेश है। अब विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रूट, ई सी, तो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। ब्रिक्स, बैम्बूस, ड्राई गैसेस को कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है इसका, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑप्शन है। द सीड ऑफ मैंगो लूज देयर viability after excretion if not sowing with,
तो 4 to 5 वीक, कितना ऑप्शन ए 4 to 5 वीक इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर फॉर फ्रूटिंग आफ्टर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग आफ्टर फ्लावरिंग वेल। ठीक है, वेल की साइंटिफिक नेम, वेल की फैमिली मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोगों से। ठीक है, which among these can be used in seed treatment against soil-borne fungal disease in organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद तो ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कहते हैं नहीं, ट्राइकोडर्मा डाला तो फंगल डिजीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से बचने के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? ट्राइकोडर्मा। इसका यूज़ करते हैं हम, ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं। फंगल डिजीज से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया जाता है। फिर से आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इसका ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, हो गया। ट्राइकोडर्मा का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और ठीक है, ये हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करो, ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर फॉर फ्रूट आफ्टर फ्लावरिंग? ठीक है ना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसको समझो और फिर मुझे ऑप्शन इसका इसका आंसर मुझे रिप्लाई करो आप। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में दो इसका, मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करो। क्या दोगे कमेंट सेक्शन में? बेल हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम बात किसकी करते हैं? बात करते हैं द रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसकी। तो लैंड इक्विपमेंट रेशियो, लैंड इक्विपमेंट रेशियो जो है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा, क्योंकि इसमें क्रॉप रिक्वायर्ड की प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं ये क्या होता है। भाई हम आपको अच्छे से बताता हूँ चारों ऑप्शन। सॉरी, it is relative land area under sole crop that is required to produce the yield achieved to intercropping। ये हो गया LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। सी CEV क्या हो गया? कैलोरीफिक इक्विवेलेंट यील्ड, दिस मेजर द एनर्जी यील्ड ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्या करते हैं? जो उसमें एनर्जी यील्ड कॉम्बिनेशन करते हैं। RCC में क्या करते हैं? रिलेटिव क्राउंडिंग कोफिशिएंट, द मीजर competitive ability of one species relative to another in a intercropping system। ठीक है ना, स्पेसीज रिलेटेड टू अनदर द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम RCC में करते हैं। RYT में क्या करते हैं? रिलेटिव यील्ड टोटल करते हैं। दिस इज अनदर टर्म फॉर LER ऑफन यूज interchangeably is some context the most common precious
टर्म इज LER, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर LER है। मैंने आपको चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर दिया कि LER क्या होता है, CEY क्या होता है, RCC क्या होता है, RYT क्या होता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। हॉर्टस मीनिंग गार्डन जो है वो किससे रिलेटेड है, लैटिन वर्ड से। हॉर्टस जो है किससे रिलेटेड है, लैटिन वर्ड से। और जो विटामिन ए बीटा कैरोटीन जो है वो मैंगो में पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा मैंगो में, करीब 2000 से 22 AU तक पाया जाता है, ठीक है ना, पाया जाता है। कितना पाया जाता है इसमें, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारी आइस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे सिल्क वॉर्म डिजीज, म्यू म्यूक्रेडाइन, ठीक है ना, म्यूक्रेडाइन है जो एक फंगी डिजीज है, ठीक है ना, एक फंगी डिजीज है, एक म्यूक्रेडाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछी जाने वाली डिजीज। सिल्क वॉर्म म्यूक्रेडाइन डिजीज जो है वो क्या होती है, फंगी डिजीज है। इसको ब्यूवेरिया ब्रेसिकाना, ब्यूवेरिया ब्रेसिकाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूवेरिया बैसी बैसियाना, ब्यूवेरिया बैसियाना इसको बोलते हैं। ये एक फंगल डिजीज है, ब्यूवेरिया बैसियाना बोलते हैं। फंगल डिजीज सिल्क वार्म की म्यूकोकॉर्डिन डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं स्टेक्टिया इटैलिका, ठीक है ना। इटैलिका जो है वो कॉमनली नेम किसका है, वो फॉक्सेल मिलेट का है, फॉक्सेल मिलेट का है। फैमिली तो पोएसी रहती है, ये तो आपको पता ही होगा, फॉक्सेल मिलेट का है। और फैमिली क्या रहती है, फैमिली पोएसी रहती है। 93 क्वेश्चन की हम अगर बात करेंगे तो 93 क्वेश्चन में फॉक्सेल मिलेट की का जो साइंटिफिक नेम है वो स्ट्रेडिया इटैलिका, इटैलिका है, ठीक है ना। कोडो मिलेट, कोडो मिलेट की बात करेंगे तो पैसेपिलम, पैसेपिलम स्क्रै स्क्रैओबाइकुलेटम, स्क्रैओबाइकुलेटम। कोडो मिलेट की बात करेंगे, कोडो मिलेट की बात करें तो पैसेपिलम स्क्रैओबाइकुलेटम, स्क्रैओबाइकुलेटम की बात करेंगे। फिंगर मिलेट की हम बात करेंगे तो इस ल्यूमिन इलियोसाइन कोराकाना, इलियोसाइन कोराकाना, इलियोसाइन कोराकाना। नाम भी तो देखिए आप, कितने जबरदस्त नाम है, सारे कोरे काने गूंगे बहरे इसी क्वेश्चन में आ गए हैं। फिंगर मिलेट, इलियोसाइन कोराकाना हो गया। फॉक्सल मिलेट आपने टेरिया टैलिका तो आपने पढ़ ही लिया है। पर्न मिलेट की बात करेंगे तो पेनिसिटम ग्लाइकोकम, पेनिसिटम ग्लाइकोकम, ठीक है ना। सारे चारों ऑप्शन को बता दिया मैंने, क्लियरली बता दिया। तो होपफुली सारे मिलेट, मिलेट के साइंटिफिक नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टोंगिया सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1890, 1819 में। कहाँ से आया ये, बर्मा से आया। सबसे पहले ये कहाँ से आया, बर्मा से आया, बर्मा से आया। बर्मा एक कंट्री है, वहाँ से आई है टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम बर्मा से आया है जो, जिसको ब्रांडीज, ठीक है ना। ये इंट्रोड्यूस कहाँ से, देखो ना, बर्मा ब्रांडीज कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ से। इन द स्टोरेज लाइफ फ्रेश फ्रूट 4 to 8 weeks इज कॉल्ड सेमी परसिएबल। सिंपल क्वेश्चन है, 4 to 8 weeks रहता है, सेमी परसिएबल रहता है। क्या रहता है, सेमी परसिएबल रहेगा। स्टेम और फूट रूट ऑफ पपाया इज कॉज्ड बाय, स्टेम और फूट रूट पपाया इज कॉज्ड बाय पाइसेथियम, पाइथियम एपेंडेरिमेटम, पाइथियम एपेंडेरिमेटम। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पपाया का। फूट फूट रूट ऑफ पपाया कॉज, स्टेम फूट रूट पपाया जो है वो कहाँ से आया, किस तरीके से, ये मैंने आपको क्लियरली बताया, ठीक है ना। विच आर द फॉलोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट प्रोपोगेटेड बाय ट्यूबर, तो ट्यूबर जो है वो किससे प्रोपोगेटेड होता है, वो कैना, किससे, कैना, कैना से होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, कैना हो गया। इससे आपके सारे PYQ रेडी हो गए, ठीक है ना। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक वेस्ट इज converted into organic fertilizer by means
of biological activity under control condition is composting. क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्टेज एट कन्वर्टेड into organic fertilizer by means of biological activity under control condition is composting. ठीक है, राइट आंसर कंपोस्टिंग हो गया। वर्मी कंपोस्टिंग पता ही है, मैन्योरिंग आपको पता ही है। FYM क्या होता है? फर्म यार्ड मैन्योर, जो कि हमारी गैया और भैंसिया का गोबर होता है, उसे फर्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं उसको। हो गया क्लियर? 99 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे तो इन 1865 विच फ्रूट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज कैप्टन ली। कैप्टन ली जो है वो किसको बोलते हैं? एप्पल को। कैप्टन ली फ्रूट्स किसको बोलते हैं जो इंट्रोड्यूस हुआ? कैप्टन ली इंपॉर्टेंट है। कैप्टन ली फॉल्स फ्रूट अभी पीछे पूछा गया था, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे एप्पल पूछा गया है। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? एप्पल को बोलते हैं। कैप्टन ली इंट्रोड्यूस किया गया तो वो एप्पल किया गया। एप्पल से 2 क्वेश्चन आ गए, और मुझे भी लग रहा है कि सेटर्स की डिजीज से आया, और सेटर्स के लिए पफ वाला क्वेश्चन है, वो वहाँ से भी 2 क्वेश्चन है। तो वो आपको वो उड़ीसा PSC की साइट पे जब उनकी आंसर की आएगी तभी पता लग पाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 100 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। हु इज वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हमारे कौन है? एल्बर्ट हॉवर्ड। सर एल्बर्ट हॉवर्ड जो है वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ठीक है ना? और जो ये रोडोल्फ स्टैनर है ना, जो बायोडायनेमिक फार्मिंग के हैं, ये रोडोल्फ स्टैनर जो है वो बायो, इसको लिखते जाना, बायोडायनेमिक फार्मिंग के जो है वो ऑप्शन डी वाले रोडोल्फ स्टैनर जो हैं वो बायोडायनेमिक फार्मिंग के हैं। और सर एल्बर्ट हार्वर्ड जो हैं वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। कौन है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है? और लेडी लेडी वेल्फर जो हैं, लेडी इल्फा वेल्फर जो हैं, ये होंगे किसी के, हमें क्या पता। और नॉर्थ लॉर्ड ब्यूरेन जो है वो, जिन्होंने टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग का टर्म दिया ना, वो इन्होंने दिया। याद रखना, टर्म जो है वो इन्होंने दिया। किन्होंने दिया? ये लॉर्ड नॉर्थ बर्ने ने दिया। लॉर्ड नॉर्थ बर्ने ने दिया। इनकी जो बुक आई थी, लुक लुक द टू द लैंड, 1940 में आई थी, इन्होंने टर्म दिया। ठीक है ना? बायोडायनमिक ऑप्शन डी वाले बता ही दिया मैंने आपको। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हैं वो कहे जाते हैं अल्बर्ट हॉवर्ड। अल्बर्ट हॉवर्ड जो हैं, उनकी एग्रीकल्चरल टेस्टमेंट जो है 1943 में एक बुक भी आई थी। क्या आई थी? अल्बर्ट है द एग्रीकल्चर टेस्टमेंट 1943 में आई थी एक बुक। ठीक है? ऑर्गेनिक लैंड में इंडिया जो है 4.43 मिलियन है, 6 पोजीशन पे है। ऑर्गेनिक फार्मर्स में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, ये भी आपको मैं बता दूं। और जो NPOP ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेशन है ना, वो 2001 में लॉन्च हुआ था, पहले मैं बता दूं आपको। ठीक है? तो मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए कि सर एल्बर्ट हॉवर्ड जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर हैं। ठीक है? जिन्होंने एन एग्रीकल्चर टेस्टमेंट 1943 में एक बुक दी। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ वर्ने जो टर्म दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो लॉर्ड नॉर्थ वर्ने ने दिया, जो लुक टू द लैंड 1940 में इनकी एक बुक आई। ठीक है ना? और अगर हम बात करें रॉबर्ट अ, अगर हम बात करेंगे रोडोल्फ स्टैनर जो है वो, उन्होंने एग्रीकल्चर कोर्स की एक बुक थी जो बायोडायनेमिक फार्मिंग के फादर हैं। होपफुली आपको 100 क्वेश्चन रूबरू हूँ मैंने विद ऑप्शन सारे क्लियर कर दिए होंगे। आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि 100 क्वेश्चन से 400 किस तरीके से बने हैं। हर एक क्वेश्चन को, इस वीडियो को ज़रूर देखना, अपने यार दोस्तों फ्रेंड्स जिसे भी शेयर करना, ज़रूर शेयर करना। बहुत मेहनत करके मैंने क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चंस को ब्रीफ में आपको नॉलेज दिया, ताकि आपके एक क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो आपको वीडियो पसंद आई हो और उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। एग्री इंस्पायर का यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आपको पब्लिश हो जाएगी, थोड़ी देर में मिलेगी। देन उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। वहाँ पे क्विजेस चल रही हैं आर के शर्मा की, वो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सपोर्ट करेंगी। ठीक है? और होपफुली मैं अपनी सारे ऑप्शंस बता पाया। इसका पेपर सेकंड का इंतज़ार करना, वो भी जल्द से जल्द आने वाला है।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।